हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और बड़ा मजा आ रहा होगा भूगोल पढ़ने में और अब कंसेप्ट समझ में आने लगे होंगे। देखिए, अभी तक जो भूगोल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें अलग तरीके से हमारी अप्रोच रही थी। अब जिस भूगोल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे वहां पे एक अलग अप्रोच के साथ हम लोग बढ़ेंगे और यकीन मानिए कि भूगोल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक जो टॉपिक्स हैं वो अब शुरू हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर बार यूपीएससी सवाल पूछती है। ये जो आप सामने टॉपिक देख रहे हैं इसमें से भी आप देखोगे 2013 मेंस में सवाल आया हुआ है। उसके बाद भी लगातार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल पूछते रहते हैं यूपीएससी। साथ ही साथ ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आगने वाले जो भी नेक्स्ट हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे वो सब चेन की जैसे जुड़े हुए हैं और उन चेनों की शुरुआत हमने हालांकि बहुत पहले से शुरू कर दी थी। जब से हमने बिग बैंग पढ़ना शुरू करा वहीं से हमने शुरुआत कर दी थी, लेकिन उस चेन में बहुत महत्वपूर्ण जो जॉइंट है वो अब यहाँ पे आके शुरू होने लग जाएंगे। तो मैं अब आपसे चाहता हूं कि आप पूरा कंसंट्रेशन क्लास में रखिए, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अब, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे बार बार नोट्स बनाने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे अब क्लास आगे बढ़ती जाएंगी आपको जब रिवाइज करना होगा, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासेस पूरी फिर से देखनी पड़ेंगी। इसका मतलब आपको 50 से 60 मिनट आपको फिर से देने पड़ेंगे सेम चीज को दोबारा समझने के लिए। हमारे पास इतना समय नहीं होता है, एस्पिरेंट्स हैं आप सब लोग। आपको पंचवर्षीय योजना के तहत यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि 5 साल या 4 साल में यूपीएससी की परीक्षा देनी है और उसमें उत्तीर्ण होना है, नहीं। हमारे पास सीमित समय है और सीमित समय का सदुपयोग हमें करना है ना। शब्द यहाँ पे सदुपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सदुपयोग कैसे किया जाए? सदुपयोग इसी तरीके से हो सकता है कि आप आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, अपने चीजों को आप रिवाइज करते हुए चलें। आप सब लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो सवाल हैं वो आप अपने लेक्चर्स में डालिए। देखिए, मैं डालूंगा वो सब भी, लेकिन इनिशियली अभी आपको नहीं पता है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अभी आपको ये नहीं पता है कि आंसर में चीजों को कैसे जोड़ना है। तो धीमे धीमे जब हमें ये लगने लगेगा कि हाँ इतना सिलेबस हो चुका है कि अब आप आंसर लिखने की स्थिति में पहुंच गए हैं, तब मैं मेंस के क्वेश्चन इसमें डाल दूंगा। लेकिन हाँ, मैं फिर भी आपसे ये चाहूंगा कि आप खुद के एंड पे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं प्री और मेंस के 2013 के बाद स्पेशली, और अगर आपको लगता है 13 बहुत ज्यादा है तो 2018 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं वहां से आप अपने एंड पे कोशिश करना शुरू कर दीजिए। चलते हैं टॉपिक की ओर। हमने कुछ कहानी सुनी थी इसके बारे में लास्ट क्लास में कि अल्फ्रेड वेगनर और उसके बच्चे की कहानी, जो मैंने सिर्फ एक प्रतीकात्मक तौर पे आपको बताई थी कि किस तरीके से अल्फ्रेड वेगनर ने ये जो थ्योरी है या ये जो सिद्धांत है वो दिया था। देखिए, अब हम ये 3 सिद्धांत पढ़ेंगे और ये 3 सिद्धांत क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। आज का अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, अगर आप नक्शा देखोगे विश्व का, तो मानचित्र कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है आपको। हमको ये पढ़ना है आने वाले कुछ लेक्चर्स में, क्या ये जो महाद्वीप हैं, क्या ये जो महासागर हैं जो आज हमको इस प्रकार दिख रहे हैं, क्या ये हमेशा से ऐसे थे? अगर हमेशा से ऐसे नहीं थे तो ये पहले कैसे थे? अगर पहले कुछ और तरीके से स्थित थे तो उनको किस वजह से वो अलग अलग हुए और इस प्रकार जो आज की तारीख में हम देखते हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे आपको यूरेशिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। ये सब कैसे इस प्रकार पहुंच गए, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या मैं आपसे ये कहूं कि हम लोग स्थल मंडल पे जो महाद्वीप और महासागर हैं उनकी स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। उनकी स्थिति का क्या इतिहास रहा है, क्या हमेशा से वो ऐसे रहे और आज वो कैसे हैं, साथ ही साथ क्या भविष्य में वो ऐसे ही रहेंगे या फिर कुछ अलग हो जाएंगे। इस प्रकार की जानकारी हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस जानकारी के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत हमको पढ़ना है उसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसी को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहां पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है? महाद्वीपीय। हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे महाद्वीपों की बात करेंगे।
महाद्वीपों की कैसी बात करेंगे, उनका क्या हुआ है, उनका विस्थापन हुआ है। क्या हुई है, उनकी ड्रिफ्टिंग हुई है। विस्थापन का मतलब, इस शब्द को आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं स्थान शब्द से लिया गया है। विस्थापन का मतलब है जो उसका ओरिजिनल, जो उसका मूल स्थान था उससे वो अलग हुआ है, इसी को आप क्या कहोगे, विस्थापन कहोगे। तो यहां पे आपको यही देखने को मिलेगा। इसी को आप अंग्रेजी में क्या कहोगे, अंग्रेजी में आप इसी चीज को कहोगे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब विस्थापन। ड्रिफ्ट का मतलब भी अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, ड्रिफ्ट का मतलब आपको देखने को मिलेगा एक जगह जो उसकी ओरिजिनल जगह थी उसमें अब वो नहीं है, अब वो दूसरी जगह पहुंच चुका है। ये क्या होता है, यही होती है ड्रिफ्टिंग। और किसकी ड्रिफ्टिंग हुई है, महाद्वीपों की ड्रिफ्टिंग हुई है। बात करते हैं कि क्या बात करेंगे हम लोग। देखिए, समय था 1912 का, और 1912 में के समय मैं यहां पे एक इंसान का नाम लूंगा जिनका नाम था एल्फ्रेड वैगनर। क्या नाम था, एल्फ्रेड वैगनर। उन वैगनर साहब ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम क्या था, उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या नाम था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये इसी को मैं कहूं तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, उन्होंने दी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह है कि ये कब दे रहे हैं, 1912 में। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी से हमको ये तो समझ में आया कि उन्होंने बात करी थी कुछ महाद्वीप के विस्थापन की, मतलब महाद्वीप अपनी जगह से कभी ना कभी हिले हुए हैं। जब उन्होंने ये बात करी तो आसपास जितने भी लोगों ने ये बात सुनी कि महाद्वीप जहां पे आज हैं वहां पे वो नहीं थे, तो सुन के सबको आश्चर्य हुआ। सबने उनका बहुत मजाक बनाया कि ये कैसी बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो जिस पे आज हम बैठे हैं, जिस भूभाग पे, जिस स्थल मंडल पे आज हम हैं, वो कभी खिसका होगा इतना बड़ा भूभाग। किसी ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। इसके कुछ दिनों बाद क्या शुरू हो गया था, आपको पता होगा, कुछ दिनों बाद विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और उसकी तैयारियां करीब करीब शुरू हो गई 1912 के आसपास। लोगों का ध्यान उस विश्व युद्ध की तरफ ज्यादा था। भूगोल में क्या चल रहा है इस तरफ लोगों का ध्यान अब कम हो गया। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद जब वापस से इनकी थ्योरी पे पहुंचे लोग कि इन्होंने क्या कहा था, एक बार पढ़ें, समझने की कोशिश करें। जब लोगों ने समझने की कोशिश करी फिर बहुत मजाक उड़ाया गया कि यार ये कैसी बात कर रहा है कि इन्होंने पृथ्वी को ही हिला दिया है ना। इन्होंने कुछ ऐसी बात करी कि महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। तो उनके दोस्तों ने या उस समय के भूगोलवेत्ता जो थे, विद्वान जो थे, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया कि इनका, एल्फ्रेड वैगनर साहब का। कभी फ्री टाइम पे मैं कहानी भी बताऊंगा आपको, कभी एल्फ्रेड वैगनर साहब की कहानी क्या है, उनकी मृत्यु कैसे हुई। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, है ना, भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। बार बार नाम आ रहा है एल्फ्रेड वैगनर, एल्फ्रेड वैगनर। वैगनर साहब का नाम बार बार आ रहा है और इन्होंने ज्योग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जो वैगनर साहब थे इनका भूगोल से कोई लेना देना भी नहीं था। ये भूगोल की थ्योरी ढूंढना भी नहीं चाह रहे थे, ना इनको भूगोल के बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानकारी थी। तो सर फिर ऐसा क्या हुआ कि वैगनर साहब ने भूगोल की थ्योरी दे दी। वैगनर साहब जो थे वो मौसम के वैज्ञानिक थे। वो मौसम की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। जब मौसम की जानकारी, मौसम पे उन्होंने रिसर्च करना शुरू करा, जलवायु पे रिसर्च करना शुरू करा, तो उन्होंने पाया कि विश्व की जो जलवायु है वो आज जैसी है ऐसी पहले नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पाया कि जिस प्रकार की जलवायु भारत में देखने को मिली, उसी प्रकार की जलवायु उनको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली। लेकिन आज के समय में वो बहुत दूर दूर है। आज से कुछ 200 मिलियन साल पूर्व, आज से कुछ 250 मिलियन साल पूर्व ऐसी कोई कंडीशन थी जहां पे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब इनकी जलवायु कुछ कुछ एक जैसी देखने को मिल रही है।
तब वैगनर साहब को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तभी संभव था जब सारे स्थल भाग, जिनका नाम अभी अपन ने लिया, भारत, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, एक साथ जुड़े हों। आज अगर आप विश्व का मानचित्र देखोगे तो पाओगे इन सब के बीच में बहुत बहुत बड़े बड़े महासागर देखने को मिलेंगे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ होगा? तो इस बात ने वैगनर साहब को प्रोत्साहित किया और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो हमको भूमिका समझ में आ गई कि वैगनर साहब के साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई होगी कि उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने चर्चा की होगी। ठीक है, अब वैगनर साहब ने कहा क्या, इस पे चलते हैं। देखो, ये वैगनर साहब की तस्वीर आपको दिख रही होगी और कब की बात हम लोग कर रहे हैं? 1912 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1912 की हम लोग बात कर रहे हैं। वैगनर साहब ने यहां पे कहा कि अगर हम पृथ्वी का इतिहास देखें, इस समय आपको वो टेबल याद होनी चाहिए ना, अपन ने जो भूवैज्ञानिक इतिहास पढ़ा था, उसके बहुत सारे टर्म हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। वैगनर साहब ने कहा अगर हम पृथ्वी के इतिहास में देखें तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी पे आज आप देख रहे हो बहुत सारे महाद्वीप है, बहुत सारे महासागर हैं, लेकिन वैगनर साहब ने यह कहा कि पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा समय था जब सारे महाद्वीप एक महामहाद्वीप का हिस्सा थे। एक बड़े महामहाद्वीप का हिस्सा थे। इसको कहा जाता है महामहाद्वीप। या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है सुपर कॉन्टिनेंट। तो वैगनर साहब ने क्या कहा? आज जितने भी महाद्वीप आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब किसका हिस्सा थे? एक बड़े महान महाद्वीप का हिस्सा थे। साथ ही साथ ये जो महाद्वीप आपको देखने को मिल रहा है, इसके आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके आसपास आपको जल देखने को मिलेगा, पानी देखने को मिलेगा। ये जल है, इतनी बड़ी जगह पे अगर जल है तो इसको आप क्या कहोगे? महासागर कहोगे। तो इन्होंने बताया कि एक महाद्वीप जिसके चारों तरफ क्या है? जल है। तो ये क्या रहा होगा उस समय? महासागर, या इसी को मैं कह दूं सुपर ओशियन। भाई महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। महा लगा दिया मतलब बहुत बड़ा। तो पूरी पृथ्वी पे सिर्फ एक ही तो महाद्वीप था और पूरी पृथ्वी पे सिर्फ एक ही महासागर था। ये कौन बता रहा है हमको? वैगनर साहब बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? ये बात कर रहे हैं 1912 में इस चीज की बात कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है, ये जिस पृथ्वी के जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, ये करीब बात कर रहे हैं आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले कौन सा युग है, कौन सा कल्प है, कौन सा महाकल्प है। तो वैगनर साहब क्या कह रहे हैं 1912 में कि आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी पे सिर्फ एक महाद्वीप था और एक महासागर था। तो लोगों ने पूछा अच्छा सर, तो इनके नाम क्या थे? जैसे आज हम देखते हैं महाद्वीपों के नाम देखेंगे हम लोग तो आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप देखने को मिलेगा, एशिया देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इस महाद्वीप का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा इस महाद्वीप का नाम रहा था, या उन्होंने अपनी तरफ से इसको नाम दिया पैनजिया। क्या नाम दिया? पैनजिया। किसको नाम दिया? महाद्वीप को नाम दिया। देखिए, अगर आप यहां पे शब्द को गौर करके देखेंगे तो आपको दिखेगा पैन। क्या देखने को मिल रहा है यहां पे आपको? पैन। पैन का मतलब होता है, अगर इसके सिनोनिम पर्यायवाची शब्द मैं बताऊं तो इसका मतलब मिलेगा आपको होल। होल मतलब संपूर्ण। इस प्रकार आप इसको कह सकते हैं। क्या मिलेगा? संपूर्ण। हमारा दोस्त कमेंट सेक्शन में आपने बताया सर आप दोस्त मत कहिए। देखो हमारा ही तो टूटा हुआ टुकड़ा है वो, है ना। दिल का कोई टुकड़ा अलग हो जाता है, कोई बिछड़ जाता है तो वो ऐसा नहीं होता ना, उसको याद तो रखते हैं हम लोग। तो हमारा जो देश का टुकड़ा जो अलग हुआ था भारत से, जो अलग हुआ पाकिस्तान की अभी हालत क्या है? इमरान खान को अरेस्ट करना है, इमरान खान साहब अरेस्ट नहीं हो रहे। तो संपूर्ण पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दंगे हो रहे हैं।
आप जब अंग्रेजी के अखबार में इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि पैन पाकिस्तान राइट्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं वहां पे? राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। और कहां पे हो रहे हैं? पैन पाकिस्तान में। पैन पाकिस्तान का मतलब संपूर्ण पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं? दंगे हो रहे हैं। इसका मतलब पैन का मतलब क्या आ रहा है? संपूर्ण या बहुत बड़ा इलाका या पूरा इलाका। तो यहां पे उन्होंने नाम क्यों दिया होगा, आप समझ में आ रहा है? पूरे पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे सिर्फ एक महाद्वीप है, तो नाम क्या दिया उन्होंने? पैनजिया। अब समझ में आया होगा शायद पैन क्यों दिया उन्होंने नाम। साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि साहब इसका नाम तो महाद्वीप का तो आपने बता दिया, महासागर का भी नामकरण कीजिए। तो महासागर का जब नामकरण किया गया तो महासागर का नाम उन्होंने दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया उन्होंने? पैंथालासा। यहां पे भी आपको फिर से क्या देखने को मिला? पैन, पैन मतलब संपूर्ण, संपूर्ण जल का जो भाग है उसको नाम दे दिया उन्होंने पैंथालासा। तो वैगनर साहब ने 1912 में यह बताया कि आज से करीब 250 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पे एक महान महाद्वीप था। उसका नाम क्या था? उसका नाम पैंजिया था। साथ ही साथ एक महासागर था, उसका नाम क्या था? पैंथालासा उसका नाम था। यहां तक कोई भी समस्या नहीं थी। तब उनसे पूछा गया कि साहब तो आज ये कहां चला गया? भाई पैंजिया जब महाद्वीप था तो ये आज महाद्वीप कहां चला गया, और ये पैंथालासा जो महासागर था ये आज कहां चला गया? तो इन्होंने ये बताया कि आज से करीब 150 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से करीब 150 मिलियन वर्ष पूर्व, 150 मिलियन वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ? इन्होंने बताया कि आज से करीब 150 मिलियन वर्ष पूर्व जो आपका पैंजिया था, जो एक महान महाद्वीप था, वो टूट गया। वो गाना सुना ही है आपने, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो शीशा हो, दिल हो या महाद्वीप हो, क्या होता है? ये टूट जाते हैं। ये टूट गया आपके सामने। महाद्वीप का नाम क्या था? पैंजिया था। पैंजिया भी क्या हुआ? टूट गया। टूट के उसके दो भाग बने। कितने भाग बने उसके? दो भाग बने। एक उत्तर में भाग दिख रहा है आपको और एक दक्षिण में भाग दिख रहा है। उत्तर में जो आपको भाग दिख रहा है इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, या इसी को हम बोलते हैं लॉरेशिया। इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, या इसी को हम बोलते हैं लॉरेशिया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। दक्षिण वाले जो हिस्सा था उसको नाम दिया गोंडवाना लैंड। देखिए अभी कुछ समझना नहीं है ना, अभी वैगनर साहब एक कहानी सुना रहे हैं, उस कहानी को हम लोग सुन रहे हैं बस। वैगनर साहब ने कहा कि 1912 में कि आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले पूरी पृथ्वी पे सिर्फ एक महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? पैंजिया था। जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था उस महासागर का उन्होंने नाम दिया पैंथालासा। फिर उन्होंने कहा कि आज से करीब 150 मिलियन वर्ष पूर्व, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व पहले कौन सा युग रहा था, कौन सा कल्प रहा था, कौन सा महाकल्प रहा था। तो उन्होंने बताया 150 मिलियन वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ? जो पैंजिया था वो टूट गया। अच्छा, पैंजिया तो टूट गया, पैंथालासा का क्या हुआ? पैंथालासा जो इस महाद्वीप को चारों तरफ से घिरा हुआ था, अब उस पैंथालासा का कुछ जल यहां पे आ जाएगा इन दोनों के बीच में। भाई टूटता जब ही है जब कोई बीच में आ जाता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, है ना? काफी फिलोसॉफिकल बात होगी कि रिश्ते तभी टूटते हैं जब कोई तीसरा इंसान बीच में आ जाता है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो पैंजिया का हिस्सा थे, जब पैंजिया टूटा तो बीच में तीसरा व्यक्ति यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो यहां पे व्यक्ति है उसका नाम है टेथिस सागर। उसका नाम क्या है? टेथिस सागर। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। 150 मिलियन वर्ष पूर्व पहले पैंजिया के दो हिस्से हुए। पैंजिया के दो हिस्से हुए, एक का नाम बना अंगारा लैंड, या इसी को हम बोलते हैं लॉरेशिया। इसी को बोला जाता है अंगारा लैंड, या इसी को हम बोलते हैं लॉरेशिया। साथ ही साथ दक्षिण में जो हिस्सा है इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के
और टुकड़े होंगे, गोंडवाना लैंड के और टुकड़े होंगे। तो जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के और टुकड़े हुए तो क्या बने? तो ये पृथ्वी है। अब वैगनर साहब ने कहा कि आज से करीब 100 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से करीब 100 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ? इन्होंने बताया कि यहां पे आपको देखने को मिला, अभी हम लोग सिंबॉलिक बना रहे हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आपको देखने को मिला। साथ ही साथ और क्या क्या बनेगा? जितने भी आप भूभाग आपको उत्तर में देखने को मिलते हैं, उत्तर में भी आप देखोगे जो 60 डिग्री अक्षांश के आसपास देखने को मिलेंगे, वो सब किसका हिस्सा रहे थे? अंगारा लैंड के। आपको कुछ एशिया का भाग देखने को मिलेगा, कुछ यूरोप का भाग देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको एशिया मिलेगा और कुछ यूरोप का हिस्सा देखने को मिला। ये सब कहां से टूट के बने? ये सब टूट के बने किससे? ये सब टूट के बने हैं जिसको हमने क्या नाम दिया था? अंगारा लैंड। क्या नाम दिया था जिसको हमने? अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड और टूट के क्या बन चुका है? एशिया बन चुका है, यूरोप बन चुका है और उत्तरी अमेरिका बन चुका है। लेकिन अभी वो इस हालत में है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप देखोगे कि गोंडवाना जो लैंड है उसके भी कुछ हिस्से होंगे। उसके कौन कौन से हिस्से होंगे? तो आप सबको पता है कि नीचे उत्तरी अमेरिका के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के पास आपको क्या देखने को मिलेगा? अफ्रीका देखने को मिलेगा। अफ्रीका के पास आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे कहीं भारत देखने को मिलेगा आपको। भारत के बाद यहाँ पे कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो हिस्सा आपको देखने को मिला, ये सब मिला अंगारा लैंड से। नीचे जो दक्षिण में आपको हिस्सा देखने को मिला, ये सब किससे देखने को मिला? ये सब मिला गोंडवाना लैंड से। अभी दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, है ना, कि ऐसा क्यों टूट रहे हैं, ये ऐसे ही क्यों टूटे? अभी रुकिए, है ना, अभी सिर्फ कहानी समझने की कोशिश कीजिए कि वैगनर साहब क्या कह रहे हैं। वैगनर साहब ने ये 3 चीजें बता दी और वैगनर साहब ने चौथी चीज बताई कि वर्तमान स्वरूप विश्व का ऐसा। तो 4 स्टेजों में वैगनर साहब ने अपनी कहानी समाप्त करी। पहली स्टेज के अकॉर्डिंग वैगनर साहब ने क्या कहा कि आज से करीब 250 मिलियन वर्ष पूर्व एक पेंजिया नामक महाद्वीप था, महामहाद्वीप, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा। इतना ही बड़ा महासागर था जिसको पैंथालासा नाम दिया। 250 के बाद हम लोग चले 150 मिलियन वर्ष पूर्व। 150 मिलियन वर्ष पूर्व पहले जो पेंजिया था 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों में विभाजित होने के बाद वो बना अंगारा लैंड और वो बना गोंडवाना लैंड। साथ ही साथ यहां पे एक और नया सागर बन गया जिसका नाम रखा टेथिस सागर। टेथिस सागर बचपन से हमने बहुत सुना है, टेथिस सागर। हिमालय की उत्पत्ति जब हम पढ़ेंगे तो फिर से नाम आएगा टेथिस सागर का। तो टेथिस सागर यहां पे बना। फिर वैगनर साहब ने कहा कि आज से करीब 100 मिलियन वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ कि जो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड थे ये भी टूट गए। अंगारा लैंड के टुकड़े कुछ उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप के नाम से हुए। साथ ही साथ जो गोंडवाना जो लैंड था उसमें आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका आपको देखने को मिलेगा। ये कौन बता रहे हैं हमको? वैगनर साहब बता रहे हैं। अब उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने क्या बताया? ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ आप यहां पे देखोगे, ये आपकी कहीं भूमध्य रेखा रही होगी उस समय। भूमध्य रेखा से आप अगर इस वाले डायग्राम पे जाओ, पेंजिया का कुछ हिस्सा अब कौन सी दिशा में चला गया? पश्चिम की दिशा में। पश्चिम की दिशा में गया तो यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे बना है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे क्या बना है? दक्षिणी अमेरिका। कुछ हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा अगर मैं कहूं जो भारत वाला हिस्सा है, या आप कहो अफ्रीका वाला हिस्सा है, या कहो दक्षिणी अमेरिका वाला हिस्सा है, ये बहुत नीचे रहे थे। कभी किससे जुड़े हुए थे? अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे, क्योंकि सब किसका हिस्सा थे? गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा अंटार्कटिका तो दक्षिणी ध्रुव पे रह गया, लेकिन बाकी सब हिस्से कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? अब उत्तर में पहुंच गए धीमे धीमे। ये आप देखोगे पश्चिम दिशा में पहुंच गए। कौन कौन पहुंच गए पश्चिम में? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो वैगनर साहब ने ये कहा कि पश्चिम दिशा में जो महाद्वीप पहुंचे हुए दिख रहे हैं आपको, साथ ही साथ जो उत्तर दिशा में कुछ देश, कुछ महाद्वीप आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके पीछे कोई बल रहा होगा।
बल क्या होता है? बल आपको पता है, जिसको हम फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में। फोर्स दो प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको, या तो फोर्स अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर उसको भगाने की कोशिश करेगा। भाई यही तो होता है ना। या तो किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो या किसी की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होते, यही तो होता है। तो यहां पे भी वैगनर साहब ने कहा कि इसके पीछे दो बल जिम्मेदार हैं। दो बल किसके लिए जिम्मेदार हैं? उन्होंने बताया कि कुछ महाद्वीप तो कहां पहुंच गए? पश्चिम में। और कुछ महाद्वीप कहां पहुंचे? यहां पे उन्होंने दो चीजें बताई, एक तो भूमध्य रेखा के पास, या उन्होंने कहा उत्तर में पहुंचे। ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर जब पहुंच रहे महाद्वीप, तो उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? साथ ही साथ जब भूमध्य रेखा की ओर या उत्तर की ओर अगर कोई महाद्वीप पहुंच रहा है, तो उसके लिए कौन से बल जिम्मेदार है? ये वैगनर साहब ने बताया। वैगनर साहब ने बताया कि जब पश्चिम दिशा की ओर कोई महाद्वीप जो जिसमें से स्पेशल उन्होंने नाम दिया उत्तरी अमेरिका और उन्होंने नाम दिया दक्षिणी अमेरिका, जो पश्चिम में पहुंच गए, उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो उन्होंने इस बल का नाम बताया टाइडल फोर्स। क्या नाम बताया? टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है? देखो, टाइडल फोर्स टाइड से मिलकर बना हुआ है। टाइड, आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा, आई एम श्योर वो आप सबने सुना होगा कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा क्यों आते हैं? ज्वार भाटा हमें पता है कि जब चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे स्थित जो महासागर हैं उसके पानी पे, उसके जल पे जब एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसके कारण क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। इसी को टाइडल फोर्स कहा जाता है ना। इसी गुरुत्वाकर्षण बल को आप क्या कहोगे? इसी गुरुत्वाकर्षण बल को आप टाइडल फोर्स कहोगे। तो वैगनर साहब क्या कह रहे हैं? वैगनर साहब ये कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, वो कहां पहुंच गए? पश्चिम दिशा में पहुंच गए। उसके पीछे कौन सा बल जिम्मेदार है? उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो उन्होंने बताया कि उसके पीछे टाइडल फोर्स जिम्मेदार है, या उसके पीछे मैं कहूं गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। लेकिन किसका गुरुत्वाकर्षण बल? चंद्रमा का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। ठीक है, ये बात वैगनर साहब अभी सिर्फ कह रहे हैं ना, हमको सिर्फ सुनना है कि वैगनर साहब क्या कह रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि साहब ये भूमध्य रेखा पे क्यों पहुंचे, या ये उत्तर की ओर गति क्यों करने लगे? उत्तर की ओर गति क्या कैसे हो रही है? देखो, उत्तर की ओर गति इस प्रकार हो रही है कि सब पहले कहाँ थे? सब दक्षिणी ध्रुव के आसपास देखने को मिल रहे थे। अंटार्कटिका का है, यहीं पे गोंडवाना लैंड था आज, लेकिन इसके टुकड़े गोंडवाना लैंड के आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? दक्षिणी अमेरिका में मिल रहा है, अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, भारत देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पे आपको पता होगा एक मेडागास्कर नामक एक आइलैंड है, एक द्वीप है, वो भी किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो जब उनसे पूछा गया कि साहब ये सब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे भी क्या जिम्मेदार है? इसके पीछे भी एक बल जिम्मेदार है। और कौन सा बल जिम्मेदार है? उसके लिए वो बताते हैं, उसके पीछे बायंसी फोर्स। कौन सा बल? बायंसी फोर्स। अब बायंसी फोर्स क्या होता है? देखो, अभी देखो, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले या इन टेक्निकल शब्दों को समझने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आप इनसे डरिएगा मत, है ना। ये वैगनर साहब ने अंग्रेजी में बताया, इसलिए मैं इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूं। मैं इनका हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो वैगनर साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं पहले वो समझते हैं हम लोग, है ना। तो वैगनर साहब ने कहा कि इसके पीछे कौन सा बल जिम्मेदार है? बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स की वजह से महाद्वीप कहां पहुंचे हैं? महाद्वीप पहुंचे भूमध्य रेखा के पास या उत्तर दिशा में इन्होंने गति करना शुरू किया है। अब एक और कीड़ा आ गया दिमाग में कि साहब ये बायंसी फोर्स क्या होता है? बायंसी फोर्स का मतलब आप ये समझिए कि कोई भी वस्तु आपने पानी में फेंकी, कोई भी वस्तु आपने कहां फेंकी? पानी में।
कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो तैरना शुरू कर देती हैं, साथ ही साथ कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि हमने सुई समझते हो कि सुई धागा जो होता है, सुई लोहे की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, उसको हमने पानी में फेंक दिया। उसको हमने कहाँ फेंका है? पानी में फेंक दिया है। तो सुई डूबेगी या सुई तैरेगी? तो ये बात मुझे पता है कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो सुई जो आयरन की बनी हुई है, जो लोहे की बनी हुई है, वो क्या होगा? डूब जाएगी। ठीक है, अब उसी लोहे से हमने एक शिप बना दिया, एक जहाज बना दिया पानी का। उसी लोहे के जहाज को हमने अब पानी में उतार दिया, तो हमने पाया कि वो जहाज अब पानी में नहीं डूब रहा है। बने दोनों सेम चीज के थे, वो लोहे की सुई थी आपके पास और लोहे का ही जहाज है, लेकिन लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का जहाज पानी में नहीं डूबा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर आप सुई की आकृति देखोगे तो सुई एकदम बारीक सी ऐसी प्रकार की सुई रही होगी। जहाज या मैं कहूं नाव, उसकी आकृति आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी, हाँ या ना? ये होती है जहाज की आकृति। देखो छोटा जहाज है अपना ना, टाइटैनिक जितना नहीं, पर छोटे जहाज की आकृति कुछ ऐसी रही होगी। पानी में जब जाएगी तो इस प्रकार जाएगी सुई सीधी। इसका अगर आप यहाँ पे क्षेत्रफल देखोगे तो क्षेत्रफल कैसा है? यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। इसका क्षेत्रफल मैं क्या कह सकता हूं? A1 है। एरिया जो है वो कितना है? A1 है। ठीक है, किसका? सुई का। साथ ही साथ इस जहाज की अगर मैं बात करूं, जो लोहे का बना हुआ है, इसका एरिया आप देख रहे हो बड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? A2। और हमको देखने मात्र से पता लग रहा है कि A2 जो है वो बहुत बड़ा है इससे, A1 से। यही कारण होता है कि लोहे की बना हुआ जहाज और लोहे की बनी हुई सुई, इसमें से एक चीज तो डूब जाती है, एक चीज तैरना शुरू कर देती है। तैरेगी क्यों? अब इस पे भी आ जाते हैं। देखो, डरना मत कि ज्योग्राफी की क्लास में फिजिक्स कहां से आ गई, है ना? पहली चीज, हम ज्योग्राफी का कौन सा सब पोर्शन पढ़ रहे हैं? भौतिक भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिक्स की थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी मतलब जो आम आपने बहुत 10th क्लास तक पढ़ी है, वो सब चीजें हम लोग लेके चलते हैं। हमने एक महान वैज्ञानिक का नाम हमसे सुना है, न्यूटन का नाम। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन का तीसरा नियम आप सबको पता है। तीसरा नियम कौन सा? तीसरा नियम ये कहता है कि अगर क्रिया हुई है तो क्या होगा? अगर कोई एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। अगर आपने किसी को गाल पे जड़ा है, कुछ जड़ा है, तो वो तुरंत रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? आपके गाल पे भी रसीद कर देगा जो आपने उसको दिया है। यही होता है, यही है तीसरा नियम, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो इस न्यूटन के तीसरे नियम को हम लेते हुए चलते हैं। अब इस जहाज पे इस तरफ मतलब नीचे की ओर या पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लग रहा होगा, जिसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। जहाज पे पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लग रहा है, जिसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। डूब नहीं रहा है ये चीज हमको पता है। हमको ये भी पता है कि अगर एक क्रिया हो रही है तो उसकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होगा। एक्शन क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो एकदम इसके विपरीत और इसी अनुमान में क्या लग रहा होगा? इसी अनुपात में क्या लग रहा हो? एक और बल लग रहा होगा, जिसको आप उपप्लावकता का बल कहते हो, जिसको हम अंग्रेजी में कौन सा बल कहते हैं? बायंसी फोर्स कहते हैं। बायंसी फोर्स। तो अब समझ में आया बायंसी फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसके कारण कोई वस्तु तैर पा रही है, उसको आप क्या कहोगे? बायंसी फोर्स कहोगे। यहां पे कुछ मेरे दोस्त होंगे, उनके दिमाग में एक और खुरापात आई होगी। क्या खुरापात आई होगी? मैं आपको समझाता हूं। मैं अगर जीवित हूं और मैं पानी में कूद गया हूं मैं, और मुझे तैरना नहीं आता है, तो क्या होगा?
मैं नीचे चली जाएगी मेरी बॉडी, मेरा शरीर जो है नीचे जाएगा। नीचे जैसे जैसे जाएगा ऑक्सीजन कम मिलेगी, अब शरीर को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो एक समय, एक गहराई के बाद क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है तो अब सिर्फ शरीर बचा है। शरीर में से जो आत्मा है, जो रूह है, वो निकल के कहाँ पहुंच गई है, स्वर्ग लोक की ओर गमन कर चुकी है। अब क्या होगा, जो बॉडी है धीमे धीमे कुछ समय बाद अब वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर जब हम लोग नीचे जा रहे थे, जब आप जीवित थे, तब भी आपका जो शरीर था वो बिल्कुल वैसा ही था, अगर आप ऊपर आए तब भी वैसा ही, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं आया। लेकिन क्या होता है, जब इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मृत्यु प्राप्त कर चुका है, मोक्ष की प्राप्ति कर चुका है, उसके अंदर गैसेस भरना शुरू हो गई हैं। अब जब गैसेस उसके अंदर रिएक्शन हो रहे हैं बहुत सारे, तो गैसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं, गैसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब उसकी बॉडी क्या होगी, थोड़ा फूलने लगेगी, और जैसे जैसे फूलेगी बॉडी ऊपर आती जाएगी। तो चूंकि शरीर पहले भी वही था, शरीर बाद में भी वही है, लेकिन पहले जो शरीर था वो सांस ले रहा तो सांस के साथ गैसों को बाहर निकाल रहा था। लेकिन बाद में वो सांस नहीं ले रहा है, गैसें सिर्फ अंदर है, अंदर बहुत सारे रिएक्शन होना शुरू हो चुके हैं। अब बॉडी धीमे धीमे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है बायंसी फोर्स। तो वैगनर साहब ने ये कहा कि महाद्वीप जो हैं, जब पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, उन महाद्वीपों पे कौन सा बल लग रहा है, उन महाद्वीपों पे टाइडल फोर्स लग रहा है। टाइडल फोर्स को मैं क्या कह सकता हूं, अभी समझने के लिए आप ये समझ रहे, टाइडल फोर्स वो बल है जो चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पे लगा रहे हैं। उस बल के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है किस तरफ, पश्चिम दिशा की ओर। जबकि भूमध्य रेखा या उत्तर की ओर जो विस्थापन हुआ है, उसके पीछे का कारण वैगनर साहब ने किसको दिया, बायंसी फोर्स को दिया। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैगनर साहब ने सारी चीजें हमको बता दी। लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया विभाजित होना शुरू हो गया, दो भूखंडों में विभाजित हुआ। उत्तर में लॉरेशिया, अंगारा लैंड जिसको बोला, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया क्या क्या है, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, यूरोप और एशिया को सम्मिलित हम लोग यूरेशिया कहते हैं। गोंडवाना लैंड जिससे आज दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बने। लॉरेशिया और गोंडवाना एक समुद्र द्वारा अलग थे, जिसे किस नाम से जाना गया, टेथिस सागर के नाम से जाना गया। ये आपको दिख रहा है ऊपर लॉरेशिया, नीचे आपको दिख रहा है गोंडवाना लैंड, और बीच में आपको दिख रहा है टेथिस सागर। यह हमको बात किसने बता दी है, वैगनर साहब ने बात बता दी है। वैगनर साहब ने यह भी बता दिया कि इसके पीछे बल कौन से जिम्मेदार है। वैगनर साहब ये सब समझा के चले गए कि उन्होंने बता दी कि ऐसी थ्योरी थी। अब इस थ्योरी पे डिस्कशन शुरू हुआ। बहुत सारे भूगोलवेत्ता जब इनको पढ़ना आए, इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को जब उन्होंने पढ़ा, तो पाया कि यार कुछ चीजें तो सही हैं, कुछ चीजें गलत हैं इसमें। तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं पहले कि क्या चीजें गलत हैं इसमें, ठीक है। इस सिद्धांत में, सिद्धांत यही है ना, कैसे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, कौन से समय पे कब हुआ, ठीक है। वापस से इस डायग्राम पे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है पैंजिया, पैंजिया टूट के अलग हो रहा है। अलग होते होते आज इस प्रकार का विश्व का नक्शा आपको देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये बताया कि पश्चिम दिशा, उन्होंने क्या बताया, पश्चिम दिशा में महाद्वीप इसलिए पहुंचे कि उस पे कौन सा बल लग रहा है। उन्होंने बताया कि उस पे लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। और किसका गुरुत्वाकर्षण बल उन्होंने बताया, सूर्य का और चंद्रमा का। उन्होंने ये कहा कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस कारण जो महाद्वीप है वो कहां चले गए, पश्चिम दिशा में चले गए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, जिससे आप आगे हम बढ़ेंगे कि कौन सा महासागर बन गया, अटलांटिक महासागर बना। अब एक बात बताइए, ये डिफरेंस आपको अब समझ में आएगा कि एक साइंस जब हम पढ़ते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, और जब हम आर्ट्स या कला के जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। जो बल होते हैं, और स्पेशली मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण बल की, तो हमने शुरुआत की क्लास में देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो वस्तु जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, उन दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल लग रहा होगा, उस बल को आपने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया था। तो क्या सिर्फ
उन्हीं महाद्वीपों पे जो पश्चिम दिशा में जा रहे हैं उन्हीं पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। पहली चीज, उन महाद्वीपों पे भी तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा होगा सूर्य और चंद्रमा का, जो भूमध्य रेखा की ओर गए हैं या जो उत्तर की ओर गए उन पे भी लगा होगा गुरुत्वाकर्षण का बल। तो वैगनर साहब ये नहीं समझा पाए कि साहब ये क्यों हो रहा है पश्चिम दिशा में। उनको ये समझ में आया कि पश्चिम दिशा में गए, अब कोई ना कोई बल इसका जिम्मेदार रहा था, उनकी ये समझ थी, और उन्होंने उस बल का नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण बल। किसका? सूर्य और चंद्रमा का, जिसको उन्होंने नाम दिया टाइडल फोर्स। दूसरे बल की भी यहीं पे बात कर लेते हैं जिसका नाम था बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स क्या इस पे नहीं लग रहा होगा? किस पे? नॉर्थ अमेरिका पे या उत्तरी अमेरिका पे। क्या बायंसी फोर्स दक्षिणी अमेरिका पे नहीं लग रहा होगा? भाई अगर बल है तो बल तो हर वस्तु पे बराबर लग रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में उत्तरी अमेरिका भी मौजूद है, दक्षिणी अमेरिका भी मौजूद है, एशिया भी मौजूद है, अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया भी। इन सब पे बायंसी का बल लग रहा होगा, बायंसी फोर्स लग रहा होगा। तो जब इन सब पे लग रहा होगा तो सब उत्तर की दिशा में जाने चाहिए, ये सब भूमध्य रेखा की ओर आने चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर हम विश्व का नक्शा देखें तो सारे महाद्वीप आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेंगे? सारे महाद्वीप आपको भूमध्य रेखा पे देखने को नहीं मिल रहे, या सारे महाद्वीप उत्तर में देखने को नहीं मिल रहे, ना ही सारे महाद्वीप पश्चिम में देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात वैगनर साहब की सही साबित नहीं होती हुई दिखी है हमको। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि आज से कितने साल पहले? आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ है? पेंजिया था। आज से कब? 250 वर्ष पूर्व, 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले क्या था? पेंजिया। ऐसा क्या कारण हुआ कि ये पेंजिया टूट गया? ऐसा क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि पेंजिया टूट गया? ऐसा क्या मैकेनिज्म रहा जिसने इस टूटने की जो प्रक्रिया उसको शुरू किया, उसकी शुरुआत हुई? तो वैगनर साहब ये भी नहीं बता पाए कि ये 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले ही क्यों हुआ, ये 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्यों नहीं हुआ, ये 350 मिलियन वर्ष पूर्व क्यों नहीं हुआ। तो वैगनर साहब की यहाँ पे भी क्या रही? चुप्पी रही। वैगनर साहब इस चीज को भी समझा नहीं पाए। तो ना तो वैगनर साहब ये समझा पाए बलों के बारे में, ना ही वैगनर साहब समय के बारे में बता पा रहे हैं, दिशा के बारे में भी नहीं बता पा रहे कि क्यों सिर्फ पश्चिम में गए और क्यों सिर्फ उत्तर में गए। इसका जवाब भी वैगनर साहब के पास नहीं था। तो वैगनर साहब की कुछ खामियां रही जिसके कारण इस सिद्धांत को बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने उस समय गलत बताया। पूरी तरीके से ये सही था भी नहीं, ये बात हमको भी अब समझ में आ रही है। ना तो ये बल बता पा रहे हैं, ना समय बता पा रहे हैं, ना दिशा बता पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही। ठीक है, अब क्या सारी गड़बड़ रही है? कुछ इसके सिद्धांत के पक्ष में भी कुछ प्रमाण थे, तो वैगनर साहब ने कुछ प्रमाण भी देखे गए वैगनर साहब इस बातों का कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सही है। आपने गेम देखा होगा, इस प्रकार का गेम, इसमें ब्लॉक जो है या बीच में आपको लगाना है ना, कि फिट करना होता है आपको। इस गेम को बोला जाता है जिग सॉ फिट। क्या बोला जाता है? जिग सॉ फिट। जिग मतलब जिग जाग जो होता है उससे बना है। सौ मतलब क्या होता है? आरी अगर आपने देखी है तो आरी को बोला जाता है सौ। आरी के नीचे की जो आकृति होती है उसको बोला जाता है सौ। इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी आरी में, जैसे लकड़ी कटती है उसको बोला जाता है सौ। तो वैगनर साहब ने कहा कि अगर आप अफ्रीका को लें, इधर से दक्षिणी अमेरिका को लें, इधर से भारत को लें, इधर से ऑस्ट्रेलिया को लें और इधर से अंटार्कटिका को लें, और इन सबको एक साथ जोड़ें, तो इनकी तट रेखाएं आप देखोगे ये कुछ इस प्रकार हैं कि सब आपस में इस ऐसे जुड़ जाएंगे। अगर आपके पास विश्व का नक्शा है तो उसको कटिंग करके आप जोड़ने की जब कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत आसानी से जुड़ जा रहे हैं, बहुत कम गैप देखने को मिला इनमें। इनकी तट रेखा कुछ इस प्रकार बनी हुई है। तो पहला प्रमाण ये था कि सब एक ही स्थल भाग का हिस्सा थे, एक गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा थे। उसका पहला प्रमाण कौन सा दिया? वैगनर साहब ने जिग सॉ फिट का प्रमाण दिया। अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के तटों की तट रेखा अर्थात दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की तट रेखाएं ऐसी हैं कि उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उनका पुनर्संगठन किया जा सकता है। देख रहे हो आप, अंटार्कटिका जो आर्कटिक है उसके एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तरफ आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अमेरिका और दूसरी तरफ क्या देखने को मिलेगा? अफ्रीका। दोनों की तट रेखाएं आप देख रहे हो तो आपस में जुड़ जा रही है। तो ये पहला प्रमाण किसने दिया? ये पहला प्रमाण दिया वैगनर साहब ने जिग सॉ फिट के नाम से। ठीक है,
वैगनर साहब को अपनी बात तो प्रूव करनी थी, तो उन्होंने एक और प्रमाण दिया। उन्होंने प्रमाण अब किसका दिया? पुर जलवायु साक्ष्य, जो पुराने जलवायु के साक्ष्य थे उसका उन्होंने परिणाम दिया। याद आ रही कहानी, हमने कहानी शुरू करी थी कि वैगनर साहब भूगोल वैज्ञता नहीं थे, भूगोल से कोई लेना देना नहीं था। किससे लेना देना था? क्या ढूंढने गए थे? जलवायु, विश्व की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे वो। तो यहाँ पे उन्होंने एक ये जो नक्शा ये आपको बता रहा है कि पृथ्वी पे, यस ग्लोब पे कहाँ कहाँ कोयला देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कोयला क्या है, कोयला कैसे बनता है। उससे पहले तो कोयला जब बनेगा तो क्या होगा? कोयला तब बनता है जब वनस्पति जो है वो जमीन के नीचे चली जाए, उसमें बहुत सारा तापमान उसका बढ़ जाए, दाब उसका बढ़ जाए, और फ्रेश वाटर जो मीठा पानी है वो उसको ढक ले। तो क्या बनेगा उससे? उससे निर्मित होगा कोयला। क्या निर्मित होगा उससे? कोयला। अब आगे, हालांकि हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कोयले के प्रकार क्या होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, ये सब बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि कोयला कब बनेगा? जब वनस्पति जमीन में चली जाए और उसका तापमान और दाब बढ़ जाए। ठीक है, वनस्पति आपको कहां ज्यादा देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिल रहा होगा भूमध्य रेखा। अच्छा, अगर मैं आपसे बहुत बिना भूगोल के ये सवाल पूछूं कि वनस्पति आपको राजस्थान के जैसलमेर में ज्यादा मिलेगी, राजस्थान के जैसलमेर में ज्यादा मिलेगी, या मेघालय में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि साहब मेघालय में ज्यादा देखने को मिलेगी, राजस्थान के जैसलमेर में तो बहुत कम देखने को मिलेगी। मैं आपसे कारण पूछूं, हालांकि मुझे पता है कि अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अगर कारण पूछूं तो आप मुझे ये बताएंगे कि साहब वहां पे राजस्थान में जैसलमेर में तो बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती है तो वो अनुकूल नहीं है किसके? पेड़ पौधों के लिए, तो वहां पे जीव जंतु भी नहीं होंगे। जबकि मेघालय में बहुत अच्छी बारिश होती है, वो अनुकूल है पेड़ पौधों के लिए भी और जीव जंतुओं के लिए भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे वनस्पति भी ज्यादा होगी। ठीक है, बारिश कहाँ ज्यादा होगी? बारिश वहां ज्यादा होगी जहां बादल ज्यादा होंगे। भाई बारिश ऐसा नहीं हो सकता जहां पे बादल नहीं है वहां बारिश हो जाए। तो बारिश होने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है? प्राइमरी कंडीशन ये है कि वहां पे बादल होने चाहिए। अब बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनेंगे? जब पानी का तापमान धीमे धीमे बढ़ेगा, पानी जलवाष्प में परिवर्तित होगा और जलवाष्प ऊपर जाके संघनन होना शुरू हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा? बादल बन जाएंगे, क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इतनी बात हमको पता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि एक तो वहां का तापमान अधिक होना चाहिए, साथ ही साथ वहां पे वनस्पति अधिक होनी चाहिए, तभी क्या बन सकता है? कोयला बन सकता है। अब इस प्रकार की जो कंडीशन है जो अपन ने डिस्कस करी कि वहां का तापमान ज्यादा होना चाहिए, वहां पे बारिश ज्यादा होनी चाहिए, वो कहां देखने को मिलेगी? आपको भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? भूमध्य रेखा पे सूर्य की सीधी एकदम किरणें मिल रही हैं। साथ ही साथ भूमध्य रेखा पे आप देखोगे महासागर का जो हिस्सा है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। महासागर का हिस्सा है तो क्या होगा? जलवाष्प बनेगा, संघनन होगा, बादल बनेंगे और बारिश होगी। जब बारिश होगी तो वनस्पति ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे मध्य अक्षांशों की ओर, तो यहां पे सूर्य की किरणें तिरछी मिल रही है। पहली चीज, तापमान बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, ठीक है, तो यहां पे वनस्पति यहां के मुकाबले कम देखने को मिलेगी। ये जो नक्शा आपको बताने की कोशिश कर रहा है वो ये बता रहा है कि विश्व में कोयले के भंडार कहां कहां देखने को मिलेंगे। आपको दिख रहा है रशिया देखने को मिल रहा होगा, रशिया में कोयले के भंडार आपको मिल रहे हैं। यूरोप का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्से आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि बहुत जगह, लेकिन अपन मेन यहाँ की बात करें, जो बड़े बड़े काले धब्बे आपको दिख रहे हैं इस नक्शे में। एक बात आप मुझे बताइए कि रशिया के इस हिस्से में वनस्पति आपको ज्यादा देखने को मिलेगी या अफ्रीका के इस हिस्से में आपको वनस्पति ज्यादा देखने को मिलेगी? रशिया का हिस्सा नंबर ये है 1, इसको 1 नंबर दे देता हूं और इसको 2 नंबर दे देता हूं मैं अफ्रीका के। तो ये बात हम को अच्छे से पता है कि 2 नंबर का जो हिस्सा है, अफ्रीका का जो हिस्सा है, यहाँ पे वनस्पति बहुत ज्यादा होगी किसके मुकाबले? 1 नंबर के मुकाबले। मतलब 1 नंबर पे वनस्पति कम है, 2 पे वनस्पति ज्यादा है। तो जब वनस्पति यहाँ पे कम है लेकिन कोयला यहाँ पे मिल रहा है, वनस्पति यहाँ पे कम है लेकिन कोयला यहाँ पे मिल रहा है, वनस्पति यहाँ ज्यादा है लेकिन कोयला नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला जो इलाका है ये शायद यहाँ पे नहीं था हमेशा से, और ये वाला जो इलाका है वो शायद हमेशा से यहाँ नहीं था।
ये वाला इलाका कभी ना कभी किसके पास रहा होगा? भूमध्य रेखा के पास रहा होगा। ये वाला इलाका कभी ना कभी भूमध्य रेखा से बहुत दूर रहा होगा। समझ में आ रही है बात? अगर ये भूमध्य रेखा पे नहीं रहा होता तो यहाँ पे ना तो वनस्पति ज्यादा होती, ना तापमान अधिक होता, ना कोयला बनता। अगर कोयला नहीं बनता तो कोयला मिलता कैसे यहाँ पे? साथ ही साथ अगर यहाँ पे ये स्थान हमेशा भूमध्य रेखा के पास था तो यहाँ पे वनस्पति भी ज्यादा थी, बारिश ज्यादा हो रही थी, पानी मिल रहा था, तापमान अधिक है तो कोयला बनता, लेकिन कोयला नहीं है यहाँ। इसका मतलब ये दोनों स्थान यहाँ पे नहीं थे। ये कभी ना कभी कहाँ रहा होगा? भूमध्य रेखा पे रहा होगा। ये कभी ना कभी कहाँ रहा होगा? भूमध्य रेखा से दूर रहा होगा। बता दिया इन्होंने कि ये जहां पे आज आपको देखने को मिल रहा है ऐसे नहीं थे। ये भूमध्य रेखा के पास था, ये भूमध्य रेखा से दूर था। भूमध्य रेखा से दूर मतलब दक्षिणी ध्रुव पे रहा होगा। यहाँ पे भी आपको देखने को नहीं मिल रहे कोयले के भंडार। समझ में आया? वैगनर साहब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे महाद्वीप आज हैं वो वहां पे नहीं थे। उन्होंने किसका साक्ष्य लिया? उन्होंने साक्ष्य लिया जलवायु का, पुरानी जलवायु का। देखिए अब मैं आपको रिलेट करता हूं ये चीज। आप इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसका एक साक्ष्य हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुरजलवायिक साक्ष्य या पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस। इसको आप इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे यूज कर सकते हैं? हाल ही में क्या हो रहा है? हाल ही में आपको पता होगा हमने करीब करीब 1 वर्ष से देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। रशिया और यूक्रेन में युद्ध जो हो रहा है उसके बिल्कुल पास में आपको एक रशिया का इलाका देखने को मिलेगा, क्रीमिया पेनिनसुला, या जिसको कहा जाता है क्रीमिया प्रायद्वीप, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा था। अब आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों आपको अभी ये नहीं कहता कि आप आंसर राइटिंग करें। आपको पता है 1991 में एक देश टूटा था, सोवियत संघ। उससे एक बहुत बड़ा देश बना जिसको आप क्या कहते हो? रशिया, जिसको आप कहते हो रूस। ऐसे बहुत सारे देश टूटे, जितने भी आप कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब किसका हिस्सा थे? यूएसएसआर का। इसी में से एक नया देश बना यूक्रेन। क्या बना? यूक्रेन। रूस में बहुत ज्यादा क्या है? रूस में बहुत ज्यादा मिलता है आपको लोह अयस्क। लोहे के बहुत भंडार है किसमें? रशिया में। यूक्रेन के पास बहुत बड़े भंडार हैं किसके? कोयला के। जब यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, लोह अयस्क भी मिला आपको, कोयला भी मिला। लोह अयस्क से कोई भी चीज आपको बनानी है तो आपको ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा चाहिए। कोयला जलेगा, क्या देगा? ऊष्मा देगा, ऊष्मा की ऊर्जा देगा। लोह अयस्क से आप कुछ भी बना सकते हैं। जब ये दोनों चीज थी तो यूएसएसआर बहुत डेवलप्ड था, विकसित देश था। यूएसएसआर 1991 में टूट गया। लोहा कहां रह गया? रशिया में। यूक्रेन में क्या रह गया? यूक्रेन में रह गया कोयला। क्रीमिया प्रायद्वीप रशिया ने क्यों कब्जाया? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये कोयला। आज भी लड़ाई हो रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है? कोयला। रशिया को क्या चाहिए? कोयला, जो कहां स्थित है? यूक्रेन में। यहाँ पे क्या है? लौह अयस्क है, तो रशिया को क्या चाहिए? कोयला चाहिए। साथ ही साथ आप देखो नाम कैसे रखे गए। आप क्रीमिया पेनिनसुला आप देखोगे, क्रीमिया प्रायद्वीप देखोगे तो उसके बिल्कुल पास में आपको एक सागर देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है ब्लैक सी, या इसी को बोलते हैं हम लोग काला सागर। कोयला कैसा है? कोयला काला है भाई। ये तो भाग मिल्खा भाग के उस गाने ने भी हमको बता दिया कि कोयला कैसा है? कोयला काला है। कोयला पास में मिल रहा है क्रीमिया पेनिनसुला के, क्रीमिया प्रायद्वीप के, तो सागर का नाम भी क्या रख दिया? काला सागर। न्यूज में है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है काला सागर, अजोव सागर, सी ऑफ अजोव जिसको बोलते हैं, लगातार न्यूज में है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हमने भूगोल, ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट इंटरनेशनल रिलेशन से हमने जोड़ दिया, जुड़ गए। ऐसे आप अच्छे आंसर लिख सकते हैं ना। तो इसलिए मैं अभी मेंस के आंसर आपको नहीं लिखने के लिए बोलता, थोड़ी सी आप नॉलेज पहले गेन कीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेंस की आंसर राइटिंग। तो हमको ये समझ में आ गया कि वैगनर साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे जलवायु के उन्होंने साक्ष्य लिए। तो क्या और भी कोई साक्ष्य लिए वैगनर साहब ने? वैगनर साहब यहाँ पे नहीं रुकी। वैगनर साहब को लगा कि यार मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, तो और पक्के सबूत लेके आने पड़ेंगे।
तो वैगनर साहब ने को एक जानवर के इस प्रकार के कंकाल देखने को मिला, और ये कंकाल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला? ये कंकाल आपको मिला दक्षिणी अमेरिका, यही कंकाल आपको देखने को मिला अफ्रीका में। इस जानवर का नाम था साइग्नोथस। साइग्नोथस इस जानवर का नाम था। ये जो जानवर है ये पानी में, और स्पेशली जो खारा पानी है, समुद्र का पानी, उसमें नहीं रह सकता। इसके कंकाल आपको कहां देखने को मिल रहे हैं? दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। इस नक्शे से नहीं, हम हमारा आज का जो विश्व का नक्शा है उससे देखने की या उससे समझने की कोशिश करते हैं। इसको कंकाल हमको देखने को मिल रहे हैं दक्षिणी अमेरिका में 1 नंबर और अफ्रीका में। बीच में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। ये जो जानवर है ये इस खारे पानी में नहीं रह सकता, ना आया जा सकता है। यहाँ पे ये जानवर रह नहीं सकता। इसके कंकाल आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, इसके कंकाल आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब ये और ये स्थल और ये स्थल दोनों आपस में जुड़े हों। जब अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका एक साथ जुड़े हो रहे होंगे तब ये जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता होगा। तो कुछ जानवर जब यहां मरे तो कंकाल उनके यहां मिले, कुछ जानवर यहां मरे तो उनके जीवाश्म यहां देखने को मिले। तो इस बात से क्या प्रूव करा वैगनर साहब ने? इस बात से उन्होंने ये बात बताने की कोशिश करी कि जो आज आप देखते हो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो अटलांटिक महासागर है ये पहले नहीं था। ऐसे उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य दिए, बहुत सारे जानवरों के नाम उन्होंने लिए, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? साइनोक्थेरस, जीवाश्मों के वितरण के साक्ष्य भी इसने दिए, वैगनर साहब ने दिए। क्या और भी कोई साक्ष्य दिया? उन्होंने एक पेड़ का एग्जाम्पल लिया कि पेड़ नहीं करने चाहिए, उसको घास कहना चाहिए। उस घास का नाम था ग्लोसोप्टेरिस। देखो नाम थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन ये वैगनर साहब है, वैगनर साहब जर्मनी के, तो नाम इसी प्रकार, यूरोप के थे तो यूरोप में इसी प्रकार के नाम उन्होंने रखे। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? तो उस घास का नाम क्या नाम था? ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस देखो कहाँ देखने को मिली आपको? दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिल रही है, अफ्रीका में देखने को मिल रही है, भारत में देखने को मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रही है। याद करो वैगनर साहब क्या कह रहे थे? ये सब किसका हिस्सा है? ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस बात से उन्होंने प्रूव भी कर दिया। घास यहां देखने को मिल रही है, वही घास यहां, वही घास यहां, वही घास यहां। इसका मतलब ये एक साथ कभी ना कभी जुड़े रहे होंगे। एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि अफ्रीका में आप सर्च करना इस बात को, अफ्रीका में चूहे जैसा एक जानवर पाया जाता है, लेमूर शायद उसका नाम होता है। अफ्रीका के जंगलों में जब आग लगती है, अफ्रीका के जंगलों में जब आग लगती है तो आज भी वो जानवर, उसकी प्रवृत्ति यह है कि वो पश्चिम दिशा की ओर भागता है। अफ्रीका के जंगल में एक चूहे जैसा जानवर है, जब भी अफ्रीका के जंगल में आग लगती है तो वो किस दिशा की ओर भागता है? हमेशा वो पश्चिम दिशा की ओर भागता है। कभी कभी जब सोचो वो पश्चिम दिशा में भागता भागता कहां तक पहुंच गया? पश्चिम दिशा में भागता भागता वो इस तट तक पहुंच गया। ये तट आ गया, उसको और भागने की कोशिश कर रहा है वो, तो क्या होगा? यहां से नीचे समुद्र में गिर जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे गए अफ्रीका में कि वो चूहे जैसा जानवर वो बहुत बार, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में जब आग लगी तो कहां कूद गए? समुद्र में आके कूद गए। ऐसा क्यों होता है? जब वैज्ञानिकों ने ये स्टडी करने की कोशिश करी, इस पर अध्ययन शुरू करा, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जब ये एक हिस्सा रहा था अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, जब अफ्रीका के जंगलों में आग लगती थी तो वो चूहा आराम से कहां पहुंच जाता था? चूहे जैसा जानवर कहां पहुंच जाता? दक्षिणी अमेरिका में पहुंच जाता था। कौन सी दिशा में दक्षिणी अमेरिका? पश्चिम दिशा में अफ्रीका के मुकाबले। आज भी जब आग लगती है तो उसको यही लगता है कि ये दक्षिण अमेरिका का है, मेरे पश्चिम में, वो बिल्कुल पास में है, तो यहां से यहां कूदने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है उसको नहीं पता बेचारे को कि ऐसा हो गया कि अब वैगनर साहब थ्योरी देके भी चले गए, महाद्वीप दूर दूर हो गए, उसको नहीं पता, उसको पढ़ाया नहीं, उसने स्टडी है क्योंकि यूट्यूब चैनल को कभी देखा नहीं। अगर देखा होता तो पता होता। तो वो क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। ये माना जाता है कि बहुत बड़ी मास स्केल पे सुसाइड होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उस बेचारे को अभी ये नहीं पता कि दूर दूर हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि उन जानवरों को उस समय ये मालूम था कि ये दोनों महाद्वीप जो आज उनके बीच में अटलांटिक महासागर आ गया है, वो कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए थे।
तो ये भी साक्ष्य किसका है, ये ग्लोसोप्टेरिस। इससे वैगनर साहब ने ये साबित करने की कोशिश करी कि जो महाद्वीप है वो सब कैसे थे, वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, गोंडवाना लैंड में जुड़े हुए थे। एक और साक्ष्य उन्होंने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको बोला जाता है ध्रुवीय परिभ्रमण, या इसको बोला जाता है वैंडरिंग ऑफ पोल्स। आप में से जिन लोगों के पास भूगोल अपना वैकल्पिक विषय है, अगर इस शब्द को आप देखोगे तो यूपीएससी ने बहुत बार इस शब्द से सवाल पूछे, भूगोल वैकल्पिक विषय में। ये एक समाचार पत्र का आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे सन लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, वो आप देखेंगे लगातार यहाँ पे खिसकता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और वो खिसकता खिसकता कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ 2019 में यहाँ पे आपको देखने को मिला। इसका मतलब पृथ्वी पे जो आप भूमध्य रेखा देखते हैं या पृथ्वी पे जो आप ध्रुव देखने को मिल रहे हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपको ये नाम आप शायद याद होंगे जिन नामों की हमने चर्चा करी थी। टर्शियरी भूमध्य रेखा आपको दिख रही है, कार्बोनिफेरस भूमध्य रेखा देखने को मिल रही है, सिल्यूरियन भूमध्य रेखा आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो सिल्यूरियन भूमध्य रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, यहां से भूमध्य रेखा शुरू हो रही है, और भूमध्य रेखा कहाँ जा रही है, मतलब आज हमको पता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के एकदम मध्य से होकर गुजरती है, उसी को हमने नाम दिया था भूमध्य रेखा है। लेकिन सिल्यूरियन जब काल था, सिल्यूरियन जब युग था, तो वो कहां से गुजर रही है। साथ ही साथ आप देखोगे कार्बोनिफेरस जो युग है उसमें भूमध्य रेखा कुछ यहां से होकर गुजर रही है। कार्बोनिफेरस के बाद देखोगे टर्शियरी जो काल था उसमें भूमध्य रेखा कहां से होकर गुजर रही है। तो क्या ऐसा रहा होगा कि भूमध्य रेखा शिफ्ट हो गई, एक जगह से दूसरी जगह चली गई? देखो ऐसा नहीं रहा है ना, मतलब ऐसा मत समझिए कि भूमध्य रेखा शिफ्ट हो रही है। टर्शियरी जब काल था तब ये भूमध्य रेखा पे जो आज आपको स्थान देखने को मिल रहे हैं टर्शियरी भूमध्य रेखा पे, वो सब कहां पर थे, वो सब यहाँ पृथ्वी के केंद्र के पास इस भूमध्य रेखा पे स्थित है। आज चूंकि ये उत्तर दिशा में चले गए, आज इनकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, इसलिए भूमध्य रेखा आपको सीधी नहीं देखने को मिल रही। जो आज आप भूमध्य रेखा देख रहे हो जो अफ्रीका से होकर गुजर रही है, इधर दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजर रही है, कुछ दिनों बाद जब अफ्रीका, हमारी आने वाली 10वीं पीढ़ी जब इस बात को पढ़ेगी तो वो ये कहेगी कि 2023 के मार्च में जब स्टडी IQ पे लेक्चर हमारे परदादा के परदादा जब ले रहे थे, या परदादी की परदादी जब ये लेक्चर ले रही थी, तो उस समय भूमध्य रेखा यहाँ से थी और ये अफ्रीका अब खिसक के कहाँ पहुंच चुका है, वो पाएंगे अफ्रीका अब खिसक के यहाँ पहुंच चुका है। तो 2023 की भूमध्य रेखा उनको इस प्रकार की देखने को मिलेगी। ठीक है, उस समय ऐसा डायग्राम उनको देखने को मिल रहा होगा। तो इस बात से भी वैगनर साहब ने क्या साबित करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा देखो भूमध्य रेखा चेंज नहीं हो रही है, चेंज क्या हो रहे हैं, ये जो स्थल थे, जो महाद्वीप थे, जो देश थे, वो पहले कहाँ पे स्थित थे, वो पहले इस भूमध्य रेखा या पृथ्वी के एकदम केंद्र पे स्थित थे, धीमे धीमे ऊपर चले गए, इसलिए भूमध्य रेखा आपको बदलती हुई देखने को मिल रही है। ये बात हमने कर ली कि भूमध्य रेखा की ओर कौन सा गुरुत्व बल या प्लवनशीलता का बल लग रहा था, साथ ही साथ पश्चिम दिशा की ओर जब प्रवाह हो रहा था, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण यह प्रवाह हो रहा था। ये वैगनर साहब ने कही। और अगर इसको हमको ये बताना है कि वैगनर साहब ने गलत बात कही, तो उसके लिए हमको सही बात का पता तो होना चाहिए कि वैगनर साहब ने क्या क्या गलत कहा। तो वैगनर साहब ने बताया कि पश्चिम दिशा में जो गति हो रही है, उसकी तरफ पश्चिम दिशा की ओर जब प्रवाह हो रहा है, तो सूर्य और चंद्रमा का कौन सा बल जिम्मेदार है, ज्वारीय बल जिम्मेदार है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अगर आज के तारीख पे जो हम पे ज्वारीय बल लग रहा है, उसका इतना गुना, उसका कितना गुना, जितना मैंने आपके सामने लिखा है इतना गुना। भाई गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का और चंद्रमा का आज भी लग रहा है, हम पे भी लग रहा है, समुद्र पे भी लग रहा है, उसका अगर इतना गुना हो तब वो बल किसको खिसका सकता है, किसी महाद्वीप को अपनी जगह से दूसरी जगह खिसका सकता है। इतना गुना अगर ज्वारीय बल पृथ्वी पे लगने लग जाए, इतना गुना अगर ज्वारीय बल पृथ्वी पे लगने लग जाए,
तो जो पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी जिस अपने अक्ष पे जो घूम रही है, वो घूर्णन क्या होगा, वो घूर्णन रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत तेज बल लग रहा है। सोचिए आप, पृथ्वी लगातार घूम रही है और बहुत तेजी से ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य और चंद्रमा का, ये पृथ्वी को खींच रहा होगा अपनी तरफ, तो पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, और घूमना जैसे ही बंद होगा, दिन और रात बनना बंद हो जाएंगे। तो अगर वैगनर साहब की बात सही होती तो इतना बल लग रहा होता, लेकिन हमको पता है इतना बल नहीं लग रहा, इससे इतना ही गुना कम हम पे बल लग रहा है। आपने कभी सुना है कि पृथ्वी पे से कोई इंसान ऊपर उठ गया है? किस कारण? इस ज्वारीय बल के कारण, इस टाइडल फोर्स के कारण, जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पे लग रहा है। कभी नहीं होता ऐसा, ना पूर्णिमा के दिन होता है, ना अमावस्या के दिन होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि आप समुद्र के पास खड़े हैं रात में और आप पे कौन सा बल लग रहा है? आप पे ज्वारीय बल लग रहा है, और इतना ज्वारीय बल आप पे लग जाए कि आप जमीन से 5 फीट ऊपर चले जाएं। जब वो आपको ही नहीं उठा सकता ज्वारीय बल, तो आपको लगता है वो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को पश्चिम की ओर धकेल देगा। ये बात समझ में नहीं आई। तो वैगनर साहब की ये बात सही नहीं थी। अगर सही होती, अगर इतना बल आज भी हम पे लग रहा होता, लेकिन इतना बल आज हम पे नहीं लग रहा, तो ये बात वैगनर साहब की कैसी हुई साबित हुई? गलत साबित हुई। दूसरी बात, उन्होंने बात करी भूमध्य रेखा की ओर अगर प्रवाह हो रहा है तो प्लवनशीलता का बल लग रहा होगा, बायंसी फोर्स लग रहा होगा। तो बायंसी फोर्स तो सब पे लग रहा है, वो उत्तरी अमेरिका पे भी लग रहा है, वो दक्षिणी अमेरिका पे भी लग रहा है, तो उन पे भी प्लवनशीलता का बल लग रहा है। तो वो भी कौन सी दिशा में जाने चाहिए? वो भी उत्तर की दिशा में जाने चाहिए, भूमध्य रेखा की ओर जाने चाहिए। लेकिन वो सब कहाँ जा रहे हैं? वो तो पश्चिम दिशा के कारण जा रहे हैं। तो ये बात भी उनकी सही साबित नहीं हुई। एक और बात जो किन्होंने कही, वैगनर साहब ने कही, वैगनर साहब ने कहा कि जो सियाल जो प्लेट होती है, जो सियाल की प्लेट होती है, वो किस पे फ्लोट करती है, किस पे तैरती है? सीमा पे। वैगनर साहब क्या कह रहे हैं? जो सियाल की प्लेट होती है वो किस पे तैर रही है? सीमा पे। और कैसे तैर रही है? बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी प्रतिरोध के वो आराम से इस पे तैर पा रही है। भाई ये समझिए, उन्होंने बताया सियाल की जो प्लेट है, इससे बने हैं महाद्वीप, इससे बने महासागर। तो महाद्वीप महासागर पे तैर पा रहे हैं। क्यों तैर पा रहे हैं? क्योंकि ये सियाल के बने हुए हैं, सीमा के बने हुए हैं, बिना किसी प्रतिरोध के। ये बात कौन कह रहा है? ये साहब वैगनर साहब कह रहे हैं। वैगनर साहब से पूछा गया कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? वैगनर साहब ये बताइए, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, आप ये बताइए आपने। तो वैगनर साहब कहते हैं कि जब ये सियाल की प्लेट सीमा पे तैरती है, जब सियाल की प्लेट किस पे तैर रही है? सीमा पे तैर रही है, तो जब तैरती है तो इस पे क्या लगेगा? इस पे घर्षण लगता है। इस पे क्या लगेगा? घर्षण का बल लगेगा। और घर्षण के कारण यहाँ पे बहुत सारे जो अवसाद हैं वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा कि यहाँ पे क्या बन जाएंगे? बहुत सारे वलित पर्वत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वलित पर्वत। वलित पर्वत ऐसे ही बनते हैं, जो अवसाद है वो एक साथ इकट्ठे होते चले गए और किसका निर्माण करेंगे? वलित पर्वत का। वैगनर साहब ने पहले क्या कहा था कि सियाल सीमा पे तैर रही है बिना किसी प्रतिरोध के, कोई बल नहीं है जो इसको रोके। पर्वतों का निर्माण साबित करना था, तो वैगनर साहब ने क्या कह दिया? अभी घर्षण बल लगेगा भाई इस पे, और जब घर्षण बल लगेगा इस पे तो क्या बनेंगे? वलित पर्वत बनेंगे। तो वलित पर्वत प्रूव करना था, तो यहाँ पे कह दिया कि घर्षण बल लग रहा है, मतलब इसका प्रतिरोध यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई प्रतिरोध ही नहीं हो रहा, तो अपनी बात नहीं मान रहे वैगनर साहब, पहले कुछ और कह रहे हैं, बाद में कुछ और कह रहे हैं। तो वैगनर साहब की बात यहाँ पे भी गलत हुई। और चलिए इस बात को हम लोग सत्य भी मान लेते हैं कि शायद वैगनर साहब ने सही कहा हो। अगर सही कहा हो तो ऐसा समझिए कि भारत है, उस समय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत ही था सिर्फ, ये उत्तर की ओर गति कर रहा है। यहाँ पे इसको क्या मिला? यहाँ पे इसको मिला यूरेशिया। यहाँ पे क्या मिला इसको? यूरेशिया। ये जब उत्तर की ओर गति कर रहा है, यहाँ पे क्या बीच में रहा होगा? बीच में था टैथिस सागर। टैथिस सागर। जब भारत की प्लेट उत्तर की ओर गति कर रही है तो टैथिस सागर के अवसादों से
अवसादों से इकट्ठा, बहुत सारे अवसाद इकट्ठा किए और क्या निर्माण कर लिया, वैगनर ने बताया इसी से निर्माण हो किसका, हिमालय का। इसी प्रकार वैगनर साहब ने बताया एंडीज का निर्माण हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एंडीज कहां पर है। इसी प्रकार रॉकीज का निर्माण हुआ है, ये वैगनर साहब ने बता दिया। क्यों बता दिया, आप पाएंगे सब कहां पे देखने को मिलेंगे, ये जो प्लेटें हैं इनके बॉर्डर एरिया पे देखने को मिलेंगे, एंडीज, रॉकीज और हिमालय। अब कोई आप जैसा खुरापाती बच्चा था, उसने वैगनर साहब से पूछ लिया कि वैगनर साहब हमारे भारत में एक पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, वो भी कैसा पर्वत है, वो भी वलित पर्वत है। तो वैगनर साहब आप ये बताइए कि वलित पर्वत जो अरावली है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो वैगनर साहब को समझ में आया कि वो तो गुजरात से लेके दिल्ली तक मौजूद है, कोई बॉर्डर पे भी नहीं है, कोई अवसाद इकट्ठे भी नहीं होंगे। तो वैगनर साहब अरावली की उत्पत्ति का कारण नहीं बता पाए, या मैं कहूं वैगनर साहब ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति का कारण नहीं बता पाए जो सीमा पे नहीं है, जो किसी महाद्वीप के अंदरूनी भाग में हिस्से हैं। इस ऐसी बात का वैगनर साहब क्या नहीं बता पाए, इसकी उत्पत्ति का कारण वैगनर साहब नहीं बता पाए। तो वैगनर साहब की बात फेल हो गई। वैगनर साहब ने पहले तो कहा सियाल सीमा पे आराम से तैर सकती है, फिर कहा कि वलित पर्वत इसलिए बनते हैं कि वो, ऐसा आप समझिए, वो आपने आइसक्रीम बनती हुई देखी होगी, जब आइसक्रीम को स्क्रैच करता है ना, वो स्क्रैच करता है, तो इस प्रकार वैगनर साहब ने कहा कि इस प्रकार स्क्रैच होते हुए क्या होंगे, बहुत सारे अवसाद जमा हो जाएंगे, स्क्रैच करता हुआ आगे बढ़ेगा और स्क्रैच करते हुए अवसादों से क्या बन जाएगा, वलित पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो वैगनर साहब खुद की बात नहीं मान रहे, ये गलत हो गई। साथ ही साथ लास्ट में वैगनर साहब ने कहा पर्वतों के निर्माण की बात होगी, लास्ट में वैगनर साहब क्या कहते हैं, समुद्र द्वीपीय चाप का निर्माण भी वैगनर साहब नहीं समझा पाए। पहले तो ये समझते हैं कि समुद्र द्वीपीय चाप होता क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। देखो किसी भी चिड़िया का नाम नहीं है। अगर समुद्र में इस प्रकार की आकृति आपको लगातार देखने को मिल रही है तो इसी को आप क्या कहोगे, ये चाप है। कहां पर स्थित है, समुद्र में। और किसके चाप है, द्वीप के चाप है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो जापान। जापान में आपको तीन आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, 3 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। क्या एक चाप है। आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन आइलैंड। आपको अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा वेस्ट इंडीज की टीम है, उसको कैरिबियन टीम भी बोलते हैं। तो वेस्ट इंडीज वाला जो इलाका है अगर आप देखोगे तो वो भी क्या है, समुद्र द्वीपीय चाप है। तो वैगनर साहब से पूछा गया कि वैगनर साहब आप ये बताओ कि समुद्र द्वीपीय चापों का निर्माण कैसे हुआ। तो वैगनर साहब ने बहुत जबरदस्त थ्योरी दी जिसको सुन के बड़ा मजा आएगा। वैगनर साहब ने क्या कहा, वैगनर साहब ने कहा कि समझो ये एक महाद्वीप है, ये चल रहा था 10 किलोमीटर एक साल में। ज्यादा हो गया, कम कर लेते हैं इसको, 10 मीटर, वैसे तो ये भी बहुत ज्यादा है, कम और कर लेते हैं इसको, 10 सेंटीमीटर एक साल में महाद्वीप आगे बढ़ रहा था। इस महाद्वीप का ये वाला जो हिस्सा है ये आलसी था। इसने कहा कि मैं तो 10 सेंटीमीटर एक साल में नहीं चल सकता, मैं तो आगे चलूंगा किस रफ्तार से, 7 सेंटीमीटर एक साल में चलूंगा मैं तो क्या हुआ, धीमे धीमे ये जो बड़ा हिस्सा था ये तो आगे निकल गया। अब आप सोचो इसको मैं 5-10 साल बाद आगे लेके आऊं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको कि ये तो यहां पे आ चुका है, ये यहीं पे रह गया। तो वैगनर साहब ने कहा कि इस प्रकार किसका निर्माण हुआ, इस प्रकार निर्माण हुआ चापों का, द्वीपीय चापों का। और ये द्वीप कहां पर स्थित है, समुद्र। तो समुद्र द्वीपीय चापों का निर्माण इस प्रकार हुआ है, धीमे धीमे टूटते गए और इससे अलग होगा टुकड़ा तो यहाँ पे बन जाएगा। इस प्रकार ये निर्माण होता गया समुद्र द्वीपीय चापों का। ये थ्योरी समझ पाए आप कि क्या कहने की कोशिश कर रही है कि एक हिस्सा है वो चल रहा है 10 सेंटीमीटर एक साल में और दूसरा हिस्सा उसी का चल रहा है 7 सेंटीमीटर एक साल में। ऐसा कैसे हो सकता है। वैगनर साहब ने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा हो क्या सकता है, पर शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो वैगनर साहब ने इस प्रकार किसका निर्माण बताया, वैगनर साहब ने इस प्रकार समुद्र द्वीपीय चापों का निर्माण बताया। इन्हीं को बोला जाता है आइलैंड आर्क्स, इनको बोलते हैं। तो वैगनर साहब इस बात को भी ढंग से नहीं समझा पाए। ये सब बातें हम लोगों को आगे की थ्योरी में पता लगी, लेकिन अगर हमारे पास वैगनर साहब की महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं होता
तो आज जिस सिद्धांत को हम सबसे सटीक मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। तो वैगनर साहब की सारी बातें आप समझ में पाए होंगे कि वैगनर साहब ने क्या कहा। पेंजिया से कैसे पेंजिया का विभाजन हुआ, कैसे किन बलों के कारण महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे, फिर उन्होंने कौन कौन से साक्ष्य दिए। साक्ष्य देने के बाद हमको ये समझ में आया कि इस बात से, साक्ष्यों से, कि शायद वैगनर साहब सही कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वैगनर साहब नहीं समझा पाए। तो बहुत सारी कौन सी बात थी, तो हमने सबसे पहले देखा वो ज्वारीय बल कितना होना चाहिए। जब पश्चिम दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा का लग रहा है तो सब पे लगना चाहिए। हमने ये भी देखा कि वैगनर साहब वलित पर्वतों का निर्माण नहीं बता पाए। वैगनर साहब महासागर में जो स्थित द्वीप चाप हैं उनका निर्माण सही से नहीं समझा पाए। ना ही वैगनर साहब समय और दिशा बता पाए महाद्वीपों की। ना ही वैगनर साहब ये बता पाए कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले ही ऐसा क्या हुआ कि पेंजिया का टूटना शुरू हो गया। तो वैगनर साहब ये सब चीजें हमको नहीं समझा पाए। तो वैगनर साहब की ये जितनी भी खामियां हैं, ये आगे आने वाले सिद्धांतों में हम देखेंगे कैसे सुधरेंगी। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सागर नितल सिद्धांत क्या है, सागर में क्या क्या होता है जिससे हम यहाँ पे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद जो अल्टीमेट जिस थ्योरी पे हमको पहुंचना है, जिसको प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसको कहते हैं, उस पर हम पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए जो मील का पत्थर था वो था ही वैगनर साहब की थ्योरी। 1912 में उन्होंने दी। उस समय जब सब पूरा विश्व शायद उन पे हंस रहा था, तब उन्होंने थ्योरी दी थी। और इसी थ्योरी पे आगे चल के हम देखेंगे कि पूरा भूगोल के जितने भी सिद्धांत है वो इसी पे बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अच्छे से इसको समझना। और जिस प्रकार हम लोगों ने शुरुआत की और क्लास के एंड पे है, इसी प्रकार आपका उत्तर होना चाहिए। आप 2013 का जब प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन था कि इस सिद्धांत को समझाना था। तो सिद्धांत का पहले इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, सिद्धांत क्या था ये बताओगे, सिद्धांत ने क्या क्या कहा ये बताओगे, साथ ही साथ कैसे डायग्राम बनाने आपको ये पता लगे। उसके बाद क्या क्या खामियां रही हैं बताओगे, और वो खामियां रही या नहीं रही असलियत में, वो हम आगे की क्लास में और देखते चलेंगे। तो ये कौन सा सिद्धांत था, ये था आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो बहुत ही इजी सा टॉपिक है। कहानी के रूप में समझने की कोशिश करना है। मुश्किल से 5-7 नाम है जो आपको ज्योग्राफी के याद रखने हैं। इसमें कौन सा वो जानवर था, कौन सी वो घास थी। साथ ही साथ मेरे को ये भी बताओगे आप कमेंट सेक्शन में कि वो 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले कौन सा युग था, कौन सा कल्प था, कौन सा महाकल्प था। इस प्रकार के अगर आप नाम, और इन नामों को जब आप एग्जाम में लिखो तो कोशिश किया करो अंडरलाइन करें, है ना। जब अंडरलाइन करते हो तो सामने वाला एग्जामिनर समझ पाता है कि हाँ भाई इसको आता है। मिलते हैं, इसको रिवाइज करना। अगर इन टॉपिकों को छोड़ दिया तो आगे आने वाले टॉपिकों में समस्या खड़ी हो जाएगी। चीजें बहुत आसान है भूगोल में, लेकिन एक बार वो आपका पूरा कंसंट्रेशन मांगती हैं। तो वो कंसंट्रेशन अगर आप क्लास में रखोगे तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैं कोशिश करता हूं कि जितना निचले स्तर पे से आपको पढ़ाना शुरू करूं, वहां पे मैं आपको ले जाऊं, आपकी भाषा में बताने की कोशिश करूं, जिस भाषा में आप समझ पाते हैं आसानी से, उस भाषा का हम प्रयोग करें। इस प्रकार आप देखोगे कभी कभी कुछ दिल से जुड़े हुए एग्जाम्पल, कुछ मोहब्बत से जुड़े हुए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। उसको अदरवाइज मत लीजिए, मैं सिर्फ इसलिए वो लेता हूँ कि आप उसको आसानी से अपनी लाइफ में रिलेट कर सके, है ना। और जब मजा तभी आता है जब चीजों को, भूगोल की चीजों को हम लोग हमारी आम जिंदगी में जोड़ लें, तो बहुत चीजें आपको देखोगे आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय। तब तक क्या करना है, नोट्स बनाने, साथ ही साथ रिवाइज करना है। चैनल को आप लाइक नहीं करते हो, वीडियोस को ना ही शेयर करते हो। टेलीग्राम पे भी कई बार मैं देखता हूं कि शेयर काम करते हो आप, तो कोशिश कीजिए कि आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए जिसका नाम है मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी, और जहाँ पे आपको क्लासेस की PDF रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।